नमस्कार जी। नमस्कार नमस्ते सर। सर। नमस्कार, नमस्कार। चलिए, ये जो अगस्त सेशन आज से शुरू हुआ, हम लोग स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग धीरे-धीरे जुड़ जाएँगे। अ, देखिए, हम लोग केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करेंगे, कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष, और हम धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रेडिक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को कह दूँ कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना, ये जो ज्योतिष है, और जो केपी ज्योतिष मतलब केपी एस्ट्रोलॉजी, इस केपी एस्ट्रोलॉजी को लेके लोगों के मन में कई प्रकार का प्रश्न है। तो मैं थोड़ा केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता दूं। के एस कृष्णमूर्ति जी, उन्होंने इस पद्धति का इन्वेंट किया था, उसी के कारण उनके नाम पे ये केपी एस्ट्रोलॉजी हो गया है। हाँ, उस रिसर्च में उनकी सबसे ज्यादा योगदान था, और कई सारा मैं कहूँगा ऋषि पंडित जिन्होंने इस जो पद्धति का उद्भावन किया था। हमारे देश का जो प्राचीन ज्योतिष परंपरा है, जो हमारे इंडियन एस्ट्रोलॉजी जिसको हम कहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये नियर अबाउट मैं कहूँगा कि भाई कम से कम 10,000 ईयर्स पुराना है, 10,000 साल। तो 10,000 साल पहले से इसका चर्चा होता था। अब पहले जो महर्षि पराशर, आप सभी सुने होंगे महर्षि पराशर, उन्होंने फर्स्ट हमारे देश में अलग अलग हिस्सों पे, अलग अलग आश्रम में, अलग अलग ऋषियों के जो आश्रम थे, वहाँ पे जो रिसर्च हुआ करता था, उन सभी रिसर्च को इकट्ठा किया और क्रीम किया, मिल्क किया पूरा। धीरे धीरे ज्योतिष का चर्चा आगे बढ़ने लगा। उसी के वंश में महर्षि जैमिनी आया, उन्होंने भी एक सिस्टम अपनाया जिसको हम आज के दिन में जैमिनी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, और पराशर जी के नाम पे उसको हम कहते हैं वैदिक ज्योतिष को हम पराशर ज्योतिष कहते हैं। परंतु वैदिक ज्योतिष मतलब जो वेद की समय काल से जो चल के आ रहा है। अब उसी का बहुत सारा अलग अलग पार्ट है। आप जानते होंगे कि चंद्रकला नाड़ी है, विष्णु भाव नाड़ी है, कई प्रकार का नाड़ी ज्योतिष है। कई लोग जैमिनी भी करता है। आज के दिन में बहुत सारा जगह में लाल किताब भी प्रैक्टिस होता है, लाल किताब भी लोग सीखता है। और हर प्रकार का जो एस्ट्रोलॉजी है, हर प्रकार का जो सिस्टम है, अलग अलग रेशियो का अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, और ये कंप्लीटली साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन है। मैं कहूँगा इसको कि भाई जैसे हम विज्ञान कहते हैं ना, बोला ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिर्विज्ञान, ये विज्ञान ही है, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जो साइंस होता है ना, जो हम आज के दिन में जो लैब वाला साइंस कहते हैं, जो आइंस्टाइन वगैरह जो किए हैं, कि किसी एक पर्टिकुलर चीज को, पर्टिकुलर सोच को, पर्टिकुलर एक समस्या को, चाहे जो भी कहो, साइंटिस्ट जो होता है वो लोग अपने लैब पे या फिर प्रैक्टिकली उसको अपना 5 सेंस से फील करता है। 5 सेंस से बोला, आंखों देखेंगे तब विश्वास करेंगे, कान में सुनेंगे तब विश्वास करेंगे, उसका स्मेल खुद लेंगे तब विश्वास करेंगे। तो पंच इंद्रियों का खेल है ये। दिस इज कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स। अर्थात जो प्रैक्टिकली हम देख पाएंगे, जो मनुष्य अपना चर्म चक्षु में जिसको देख सकते हैं, वो है क्वांटम फिजिक्स। जो आज के दिन में आप लोग जानते हो कि लैब टेस्ट के बाद बहुत सारा ऐसा होता है, दीज आर कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स। बट और एक फिजिक्स है जिसको हम कहते हैं मेटाफिजिक्स। जैसे मैं अगर आपको कहूंगा कि आप भगवान देखे हो, मैं तो देखा नहीं, मैंने देखा नहीं, बट आई बिलीव इन गॉड। क्यों? क्योंकि ये हमारी हजारों साल की परंपरा है। हमारा पूर्वजों ने सभी विश्वास करते थे कि भगवान है, और मैं भी विश्वास करता हूँ। जब मैं तकलीफ में पड़ता हूँ तब मैं भगवान के सामने ही आगे हाथ जोड़ के कि मुझे रक्षा करो प्रभु, ये कहता हूँ। और मुझे दिखाई देता है कि भाई अगर मैं गुड बिलीवर हूँ तो मेरा
जो है वो रक्षा करता है। ये मेरा फीलिंग है, सबका अपना अपना फीलिंग है। तो ये फीलिंग जो है ना, ये पंच इंद्र का खेल नहीं है, ये हमारी जो जो समझ है, जिसको हम कहते हैं विश्वास, ये पंच इंद्र से होगा बाद में, बट ये छठा इंद्र का खेल है, जो हम कहते हैं सिक्स सेंस। जैसे हमारे देश में प्राचीन काल से ज्योतिष की अध्ययन हुआ करता था और आज भी होता है, ठीक उसी तरह प्राचीन हर जो सिविलाइजेशन थे, जैसे आप कहो हमारी जो मिस्र की जो सिविलाइजेशन, वहाँ पे भी आज से 5-6-7 हज़ार साल पहले से वहाँ का सिविलाइजेशन है था, और वो पूरा का पूरा नाइल जो है रिवर, नील नद, उस नील नद के ऊपर वो सभ्यता बना ही था सिर्फ नील नद के ऊपर। जैसे हमारे भारत भूमि का जो प्राचीन सभ्यता, जो वैदिक सभ्यता, उसका मटेरियल बहुत सारा था हमारी जो है ग्रामीण सभ्यता, पितृतांत्रिक सभ्यता, बट बहुत ज्यादा मटेरियल था वहाँ पे। सिर्फ नीलनद था मिस्र में, और वहाँ का लोगों ने प्राचीन काल से नीलनद का मिट्टी खाते थे, नीलनद का पानी पीते थे, नीलनद पे ही जीते थे। तो वहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन हुआ था वो नीलनद बेस्ड। नीलनद का जो पानी जो बहता है, उस पानी का जो लेयर है ना, उस लेयर कौन से पर्टिकुलर लेवल तक छोंक के मतलब आज फ्लो कर रहा है, इसके ऊपर हजारों साल का ऑब्जर्वेशन हुआ है। बरस में किसी एक पर्टिकुलर दिवस के, किसी एक पर्टिकुलर दिन के, किसी एक पर्टिकुलर समय का नील नद का पानी का लेवल के ऊपर देखा गया कि एक पर्टिकुलर इवेंट, मान लो कि वहां का राजा का निधन हो गया, तो जिस समय जिस दिन वो निधन हुआ, वहां का जो 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 ऑब्जर्वर जो लोग थे, निश्चित रूप से रिसर्चर, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि राजा का जो निधन हुआ, इस पर्टिकुलर नील नद का पानी इस पर्टिकुलर लेवल तक छुआ कर किया था, और कब कब के इस पर्टिकुलर दिवस में। अब वही इवेंट फिर नेक्स्ट टाइम कभी एक बार देखा कि और एक राजा का निधन हुआ, उसी पर्टिकुलर मुहूर्त में, उसी पर्टिकुलर दिवस में, उसी प्रकार पर्टिकुलर तिथि नक्षत्र में, और वही लेवल छुआ। ऐसे एक बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, बारी बारी जो हुआ और उन्होंने रिसर्च जो ऑब्जर्व किया कि भाई जब भी इस पर्टिकुलर इवेंट में नील नद का पानी इस लेवल को रीच करता है, तब राजा का ध्यान मतलब निधन हो जाता है। तो उन्होंने रूल बना दिया, बोले जब ऐसा होता है तब ऐसा होता है। दिस इज कॉल्ड मेटाफिजिक्स। एक बार नहीं, 100 बार देखा। भाई जंगल में पेड़ गिरा, समुद्र में बाढ़ आ गया, बोले एक बार जंगल में पेड़ गिरा, समुद्र में बाढ़ आ गया, 2 बार पेड़ गिरा, समुद्र में बाढ़ आ गया, ऐसे हजारों बार जंगल में पेड़ गिरा तो समुद्र में, नदी में बाढ़ आ गया। तो भाई जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, उन्होंने कहा तो ऐसे होने से ऐसा होता है। तो उन्होंने रूल दे दिया कि भाई जंगल में पेड़ गिरने से ही नदी में बाढ़ आएगा। तो वो क्या हो गया? वो हो गया मेटाफिजिक्स। ये विश्वास की बात है। ठीक हमारे जो ज्योतिष परंपरा, जो इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम एकदम शुरू से, तो प्राचीन ऋषियों ने, जो हम ऊपर आसमान को देखते हैं, जिसको हम क्या देखते हैं, हम सूरज चंद्रमा देखते हैं। हम देखते हैं कि सुबह हर मॉर्निंग पे सन पूर्व दिशा में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। चंद्रमा की जो है वो धीरे धीरे अमावस्या के तरफ जब बढ़ते हैं, चंद्रमा छोटा होता है। एक दिन आके चंद्रमा पूरा आसमान से गायब हो गया और पूरा अंधेरा छा गया, बोला दिस इज कॉल्ड अमावस्या। और ये हर 14 दिन के बाद वो रिपीटेशन होता है, पूर्णिमा अमावस्या, पूर्णिमा अमावस्या। और ऋषियों ने ये ऑब्जर्व किया हजारों साल से। ऊपर आसमान पे जो नक्षत्र है, जो तारे सितारे हम देखते हैं, टिमटिमाते तारे सितारे, उन्होंने खाली आंख पे ऑब्जर्व किया, और हजारों साल वो ऑब्जर्व करके, हजारों साल, एक तो नहीं, हजारों साल ऋषियों ने। और गुरु शिष्य परंपरा में एक आश्रम में एक गुरुजी, उनका एक शिष्य आया, फिर गुरुजी के बाद उनके शिष्य, वो गुरु बना, ऐसे करके डिसिप्लिन वो आश्रम चलता गया, और नॉलेज बढ़ता गया, नॉलेज आगे बढ़ता गया, रिसर्च आगे बढ़ता गया, पीढ़ी से पीढ़ी तक बढ़ता गया। तो वो क्या हुआ, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई ऊपर आसमान में ये तारे सितारों का ये सिचुएशन यहाँ पे होने से ये होता है, यहाँ पे होने से ये होता है। कोई लोग पाल्मिस्ट्री करता है कि हाथ की रेखा जो है, बोला हाथ की रेखा, ऐसी रेखा होने से ये होता है, ये शादी वाला रेखा है, जिनके हाथ में ये रेखा दिखाई देगा
तब उसका शादी होगा। ऐसे एक केसेस में नहीं, लाखों केसेस में जब दिखाई दिया अच्छा इस रेखा का उदय होने से दिस इज कॉल्ड मैरिड लाइन, मैरिज लाइन, ये निधन लाइन है, ये जो भी है फिर भाग्य रेखा। तो उन्होंने एक बार नहीं हजारों केसेस के ऊपर ऑब्जर्व किया और देखा सेम थिंग्स। देखो पूरा ब्रह्मांड में सब ऑल द दे आर इंटरकनेक्टेड। हम ब्रह्मांड में रहने वाले लोग आपस में अलग है। हम सोचते हैं कि मैं अलग हूँ, आप अलग हो, आप अलग हो, बट जो गॉड है, जो क्रिएटर, ईश्वर, जो सर्वशक्तिमान, हम कहते हैं परमेश्वर परमात्मा, ही इज वन एंड ओनली। वो क्या समझता है कि सब एक है। तो भाई हम अपने अपने अनुसार डिफर हुआ है, तो पूरा ब्रह्मांड का जो भी घटना घटित होता है वो किसी ना किसी तरह इंटरकनेक्टेड है। हाँ, उसकी रीजन क्यों घटित होता है ये समझने का हो सकता है कि हमारे पास इतना दृष्टि नहीं है, हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है, वो क्यों हुआ हम उसीलिए नहीं जान पाते, परंतु कुछ ना कुछ तो है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन का खेल हुआ, ये ज्योतिष में जो ज्योति ईश्वर के आंखों से देखना। सीधा बात, मनुष्य अर्थात इंसान एकदम फ्रॉम द बिगिनिंग जब सिविलाइज्ड हुआ, जब देखा कि भाई दूसरे का दर्द, दूसरे की पीड़ा, दूसरे की तकलीफ, दूसरे की अच्छाई बुराई सब कुछ देखा, और क्योंकि भाई एक साथ है तो दूसरे का जो घटना घटित होता है वो किसी का घटना देख के और जो है बाकी लोगों के ऊपर उसके प्रभाव होता है, मानसिक प्रभाव होता है। कोई अगर मर गया वो देख के सबको दुख होता है, रोता है, और सबका मन में ये विश्वास होता है भाई हम भी मरेंगे कभी। बुढ़ापे में लोग मरते हैं, जो आज जवान है उसको भी पता है मैं भी एक दिन बुढ़ा हो जाऊंगा और मुझे भी मरना है। तो ये क्या है कि भाई ऐसी ऐसी घटना के अनुसार लोगों के मन में शंका आया, और क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ हर एक गुण के साथ इंसान का और एक भी गुण है कि भाई ज्ञान अर्जन करने का गुण, मुझे जानना है क्यों ये हुआ है, ये जानने का इच्छा हुआ है, और शुरू से ये ज्ञान अर्जन करने की जो भूख था उसी कारण लोगों ने बोला भाई जो अदृष्ट है वो हम देखने की प्रयास करेंगे। दृष्ट क्या है? मैं जो देख सकता हूँ, मेरी आंखों से मैं जितना देख पाता हूँ वो मेरा दृष्ट है। मेरी आंखों से मैं नहीं देख पा रहा हूँ वो मेरा अदृष्ट है, जिसको हम नियति कहते हैं। भाई कुछ बात मेरे लिए अदृष्ट है, मान लो मेरे उम्र हो गया है, मेरे आंख में चश्मा लग गया है, छोटा बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, मैं एक चीज दूर में है दिखाई देता, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, दूर में है, बहुत दूर में है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। वो बच्चा, उसकी आंखों का रोशनी बहुत जोर है, उसने देख लिया, अर्थात उसके लिए वो दृष्ट है, मेरे लिए अदृष्ट है। तो ऐसी क्या है कि जो हमारे लिए अदृष्ट है हम विश्वास करते हैं वो ईश्वर के लिए दृष्ट है, ईश्वर सब कुछ देख पाते हैं। उसीलिए हम कभी कभी क्या कोशिश करते हैं कि ईश्वर जिस दृष्टि, मतलब ईश्वर ने जिस तरह देख लिया, हम भी कभी प्रयास करेंगे देखने का। एक सेकंड किए। तो बात यह हुआ, तो वो जो दृष्ट हुआ, एक सेकंड, तो बात ये हुआ, तो वो हम दृष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई ईश्वर की ज्योति से देखने की प्रयास करते हैं। अब उसी कारण इसके नाम है ज्योतिष, ईश्वर की ज्योति। और प्राचीन काल से जैसे महर्षि गर्ग थे, हम जानते हैं कि महर्षि गर्ग वो बड़ा ही अच्छा ज्योतिष की ज्ञाता थे। हम जानते हैं कि जो नारद मुनि, देव ऋषि नारद जी, ही वॉज द मतलब गुड नॉलेजेबल पर्सन अबाउट एस्ट्रोलॉजी, और सब विश्वास करते हैं भगवान शिव जी सबको ज्योतिष का ज्ञान दिए थे। ठीक उसी तरह हम महाभारत काल में अगर जाएंगे, उसमें जो सहदेव था, ही वॉज ए
गुड एक्सपर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वो नक्षत्र ज्योतिष का एक बहुत अच्छा ज्ञाता थे। उसके पास दुर्योधन आया था सहदेव के पास जब कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू करने वाले थे। एज एन एक्सपर्ट कंसल्टेंट उनके पास दुर्योधन आया, बोला आप बताओ मैं कब युद्ध चालू करूंगा। तो जो अपना सहदेव जी ने बोला कि भाई इस दिन आप युद्ध चालू कर लो, एज ए मतलब क्योंकि वो भाई ज्योतिष थे तो वो गलत नहीं कह पाएंगे, चाहे शत्रु हो जो भी हो, बट एज एन एक्सपर्ट। तो उन्होंने बोला अभी युद्ध चालू करो, आप जीत जाओगे। अब सहदेव जी ने आके भगवान कृष्ण को बोला कि मैंने तो उनको कंसल्टेशन में बता दिया कि भाई इस दिन युद्ध चालू करो, एंड भगवान कृष्ण नो दैट कि भाई इस दिन अगर युद्ध चालू कर देंगे तो वो जीतेगा। तो भगवान कृष्ण ही वॉज वेरी ग्रेट, मतलब तो उन्होंने क्या किया, पांडव जो है उनका जो पितृतर्पण मतलब फादर्स की जो लास्ट राइट जो है वो हर साल जो हम करते हैं ना, तो उसको एक दिन पहले करवा दिया। तो दुर्योधन सोचा कि भाई ये अमावस्या आ गया है, ये जो है प्रतिपद आ गया है, और वो युद्ध चालू कर दिया एक दिन पहले ही। जिस पर्टिकुलर डे सहदेव जी ने उसको कंसल्टेशन में बोला था कि इस पर्टिकुलर डे में चालू करो, दुर्योधन एक दिन पहले ही चालू कर दिया क्योंकि वो भ्रांति में आ गया। तो चलो वही कारण है। तो इसी का इस प्राचीन काल से ज्योतिष का सृष्टि हुआ था। अब एकदम शुरू से मैंने क्या कहा, ऊपर आसमान में जो तारे हैं, सितारे हैं, जो ग्रह है, चंद्रमा है, सूर्य है, बाकी जो ग्रह है, इन सभी ग्रह नक्षत्रों को ऑब्जर्व करके हमारे प्राचीन ऋषियों ने जो इंसान की जो भविष्य जो उनके जो उसके पास जो अदृष्ट है, उस अदृष्ट को दृष्ट करने का प्रयास हासिल किया था, और उसी को हम ज्योतिष कहते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन में जो टूल्स है, अर्थात जो हमें सहायता करेगा, हमारे लिए सहायक होगा, किस चीज की सहायक होगा हमें फलादेश करने में, वो क्या है, वो है नवग्रह। वो क्या है, हमारी राशियां, जोडियक 12 राशि, वो क्या है, हमारी 12 भाव, और वो है हमारी 27 नक्षत्र। तो अगर ये सब हमारी टूल्स है तो हमें इनके बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। ज्योतिष में कुछ बेसिक एडवांस होता नहीं है। आपके पास इन चीजों के बारे में जो मैंने कहा, क्या कहा, राशि, भाव, ग्रह, नक्षत्र के बारे में कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है, ये ही निर्भर करता है आप कितना अच्छा फलादेश या कितना अच्छा किसी को प्रेडिक्शन दे पाओगे। क्यों? ज्योतिष क्या है? ज्योतिष में हम इन्हीं चीजों के अंदर, राशि, भाव, ग्रह, नक्षत्र, इनके अंदर हम क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे, संयोग स्थापन करेंगे, और उसके संबंध क्या है वो समझेंगे, और उन्हीं के संयोग संबंध के हिसाब से हम अपनी संयोग या संबंध को तुलना करेंगे। ग्रह नक्षत्र के भीतर क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, उसी कनेक्शन रिलेशन के साथ हमारी इंसानी जीवन की तुलना करेंगे। अगर वहां पे कनेक्शन अच्छा है तो हमारी जीवन की घटनाओं में अच्छा ही फल हम देखेंगे। दिस इज द रूल। देखो, मैं एक चीज आप लोगों को कहता हूँ। देखिए, मैं ना आज स्टोरी के माफिक कुछ बताऊंगा। मेरा पूरा कोर्स ही स्टोरी के माफिक होगा। हाँ, जो रूल है प्रेडिक्शन का, जो रूल है मैं रूल दूंगा, रूल समझाऊंगा। आप सभी जानते हो जो ऊपर आसमान में जो ग्रह है उसको हम नवग्रह कहते हैं। 9 प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स और ग्रह में डिफरेंस है। प्लैनेट द सेलेस्टियल बॉडी, प्लैनेट मीन्स द सेलेस्टियल बॉडी, मतलब ऊपर आसमान में कुछ एक है, कुछ एक है ऊपर आसमान में, कुछ एक ऐसे करोड़ों 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 है, और उसमें कुछ एक है जो एक सेलेस्टियल बॉडी है, और उसको हम ग्रह कहते हैं, किसी को नक्षत्र कहते हैं। लेकिन ग्रह क्या है, एज पर इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स, हम जिसको ग्रह कहते हैं, ये ग्रह शब्द आया कहाँ से, इसके पीछे मैं कह दूं, हमारे जो संस्कृत प्राचीन इंडियन जो लिटरेचर जो संस्कृत है,
संस्कृत में हर चीज, हर जो भाई आप लोग अपना अपना म्यूट करके रखिए। हमारा जो हर चीज में, हर चीज में हमारी जो हाँ, तो हर हर शब्द का एक धातु और उस धातु से उस शब्द को विचार किया जाता था। तो मैं कहूँ कैसे, जैसे एक शब्द है ग्रह, ये ग्रह शब्द आया कहाँ से? ये ग्रह शब्द आया है, हमारी जो शब्द है ग्रहण, ग्रहणा, उसी से आया है ये ग्रह शब्द। जैसे ये भाव शब्द आया कहाँ से? देखो, एक शब्द है भावा, भावा, ये भव शब्द का और कई प्रकार का अलग अलग जो धातु रूप है, भवन, भुवन, भुवन, हम इस धरती को भुवन कहते हैं, त्रिभुवन, भुवन, भवन, भुवन, भावना, हम जो सोचते हैं ना, हम जो सोचते हैं, ये हमारा क्या है, भावना, और वहीं से आया है भाव, एक्सप्रेशन ऑफ आवर बीइंग। ठीक उसी तरह ये ग्रह शब्द आया है, ग्रह क्या है, ये ग्रहण शब्द से आया है, ग्रहणा, ग्रहण मतलब दोस वी आर एक्सेप्टिंग, हम जो ग्रहण करते हैं, जो हम एक्सेप्ट करते हैं, वही हम हमारी ग्रह है। तो भाई ऊपर आसमान में है ग्रह और हमारी ग्रहण, हम क्या ग्रहण करेंगे, इसी का कनेक्शन होगा। जैसे देखो, ऊपर आसमान में जो ग्रह है ना, हम ज्योग्राफी में पढ़े हैं, दे आर सोलर फैमिली। सोलर फैमिली में क्या कहता है, बोला कि सन है, मून है, अर्थ है, मार्स है, सैटर्न है, जुपिटर है, वगैरह वगैरह, देयर वेनस, मर्क्यूरी, देयर सौर परिवार। और वो जो सौर परिवार है, वहां पे क्या होता है कि भाई सेंटर में सूर्य नारायण है, और सूर्य नारायण को सराउंड करके बाकी प्लेनेट दे आर मूविंग करोड़ों करोड़ों अरबों साल से एक ही ट्रैक पे एकदम डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, एक ही ट्रैक पे, जिसको हम कहते हैं कि अपना अपना ऑर्बिट है, वो घूम रहा है, एक ही स्पीड पे घूम रहा है। चीज को समझिएगा, एक ही स्पीड पे, एक ही ट्रैक पे करोड़ों साल घूम रहा है। और वो जो घूम रहा है, उसको हमने कहा कि भाई सेंटर में सूर्य नारायण है, ही इज द मेन थिंग्स, हम उसको कोर कहेंगे, कोर सोलर जो है सिस्टम में, जो सूर्य नारायण को हम कोर कहेंगे, सूर्य नारायण है कोर, और उसको सराउंड करके बाकी सब घूम रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हमारी जो आर्यवर्त की जो सभ्यता है, जो हमारे भारतीय सभ्यता है, वहां पे कहा गया कि एक परिवार में एक पिता होगा, जो पिता उस परिवार का पालन करेगा। आज भी होता है, एक पिता, वही भाई कमाई करता है, सबको खिलाता पिलाता है, सबका भाई जो है, मतलब जो सब कुछ खाने पीने का जो है वो वही बंदोबस्त करता है, सबका रोग पीड़ा में देखभाल करता है, सबको सिक्योरिटी देता है, अपने घर में पालन करता है, अपना बीबी संतान सबको। तो वो सब क्या बताया कि ही इज द पिता। और उसी कारण आर्यवर्त का जो प्राचीन काल से पितृतांत्रिक शब्द था, पितृतांत्रिक मतलब एक पिता है, वो है कोर ऑफ द फैमिली, उसी के कारण, उसी के सराउंड में वो सबको पालन करता है, और सब उसके कारण एक परिवार में एकजुट है। तो कहा, अगर ऊपर आसमान में जो सौर परिवार है, वहां पे अगर सन इज द कोर, उसको सराउंड करके बाकी सब प्लेनेट घूम रहा है, तो नीचे हमारा जमीन में अगर हमारी एक परिवार है, उस परिवार में अगर फादर है, तो ही इज सनलाइक, सूर्य की तरह ही, वो भी कोर है, वो भी सबकी भाई जीवन की कारण है, सबका जन्म वही दिया है, तो ही इज द कोर। तो बोला ऊपर आसमान में अगर वो सन है, तो उनकी क्वालिटी इनके अंदर है, पिता के अंदर, तो बोला फादर का जो सिग्निफिकेशन वो सन होगा, ही इज द सन। बढ़िया बात है। तो भाई कनेक्शन और रिलेशन ढूंढना है ना। ठीक उसी तरह अब ऊपर आसमान में जो सोलर फैमिली है, जो प्लैनेट्स है, उनका जो एट्रीब्यूट्स है, वो ऋषियों ने देखा, बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ पे भी देखो ये जो हमारा अर्थ है, धरती में जो पानी का इधर उधर होता है, धरती पे चंद्रमा के कारण ही इधर का पानी उधर, उधर का पानी इधर होता है। हर दिन चंद्रमा के कारण ही ज्वार भाटा होता है पानी में,
और उसी के कारण ही हमारे धरती में रेन वेन सब जो 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 कुछ होता है। तो बोला चंद्रमा पोषण करता है। जैसे कि भाई हमारे परिवार है, हमारे परिवार में पिता तो भाई कमा के लाता है, सब ला दिया। अब उस चीज को मैनेज करना, जैसे भाई खाना बना के सबको खिलाना, पोषण देना। पिता तो जन्म दे दिया, तो जन्म के बाद उसको परिपालन करना, पोषण देना। पोषण कौन देता है? वो है माता। न्यूट्रिशन वही करवाता है भाई, पका के खिलाना, सबको पका के खिलाना, न्यूट्रिशन। तो चंद्रमा हो गया। बोला अच्छा, माता है वो चंद्रमा। तो इसी तरह ऊपर आसमान में जो ग्रह है, नीचे हमारा परिवार में जो हमारी सदस्य है, उनके एट्रीब्यूट्स के अनुसार नीचे वाले जिनके एट्रीब्यूट्स मिलता है, बोला उसके साथ उसको संयोग बना दिया। बोला उसीलिए वेनस इज द वाइफ, मार्स इज द ब्रदर, सैटर्न इज द आवर सर्वेंट, मर्क्यूरी इज द चाइल्ड, संतान। ऐसे ऐसे बना दिया। गुरु हमारा जो है जुपिटर गुरु है। तो ये एट्रीब्यूट्स के कारण यहाँ का एट्रीब्यूट्स ऐसे बनाए। और ऊपर आसमान का वो जो प्लैनेट्स है, उनका हजारों लाखों एट्रीब्यूट्स ऋषियों ने ऑब्जर्व करके बोला दिस 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 दैट और एट्रीब्यूट्स। और नीचे जमीन पे उन्हीं एट्रीब्यूट्स के साथ हम अपने जीवन में जिस घटना, जिस चीज को मिला पाएंगे, उसके साथ उसका वो कनेक्शन हो गया। वही कनेक्शन में हम बात करेंगे। तो ये है हमारी ग्रह की बात। मैं 9 प्लैनेट्स एक्सप्लेन करूंगा, 9 प्लैनेट्स के जो है एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, बट ये है लॉजिक। अब देखिए, प्राचीन ऋषियों ने ऑब्जर्व किया इसी तरीके से। क्या ऑब्जर्व किया? हमारे जीवन की अदृष्ट चीज क्या है, अदृष्ट, वो देखने के लिए, वो दृष्ट करने के लिए जिन जिन टूल्सों का यूज किया है, वो 9 ग्रह है। ठीक उसी तरह हमारी जो 12 भाव है, मैंने क्या कहा? भाव। अब वेस्टर्न टर्म्स में इसको कहते हैं हाउस, 12 हाउसेस। बट हमारे इंडियन टर्म्स में, जैसे मैंने कहा कि प्लैनेट्स और ग्रह में बहुत अंतर है। आप जानते होंगे कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में वो जो प्रैक्टिस करता है, उनमें ना वो लोग सन, मून, मार्स, वेनस, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, दीज आर देयर प्लैनेट्स। और हमारी ज्योतिष में, भारतीय ज्योतिष परंपरा में, कि भाई केतु, शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, ये नवग्रह है। हम एकदम छोटे उम्र से पढ़ के आए हैं नवग्रह। अब ये राहु केतु कहाँ से आ गया? वो लोग तो राहु केतु मानते नहीं है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि उन्होंने यूरेनस को दिखाई, भाई ऊपर आसमान में यूरेनस दिखाई देता है, नेपच्यून दिखाई देता है, वो मानता है। बट राहु केतु को नहीं दिखाई देता है। ऊपर आसमान में राहु केतु नाम का कुछ भी नहीं है। राहु केतु नाम का कुछ भी नहीं है ऊपर आसमान में। बट हमारे प्राचीन ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने राहु केतु को ऑब्जर्व किया था। बोला 2 बिंदु है। कौन सा बिंदु? एक सन का, एक अपना जो अर्थ है ना, हमारा धरती क्या करता है भाई? सूर्य नारायण के चारों ओर घूमता है। धरती अपना एक्सिस के ऊपर 24 घंटे में एक बार राउंड मारता है, उसी के कारण दिन रात होता है। ठीक उसी तरह धरती को जो चंद्रमा है, वो धरती को सराउंड करके, धरती का अपना ऑर्बिट में धरती को जो है क्या करता है? राउंड मारता है। अब धरती का अपना एक ऑर्बिट है, चंद्रमा एक ऑर्बिट है। इस दोनों ऑर्बिट का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, दोनों ऑर्बिट ना 2 जगह पे छेद होता है। वो इंटरसेक्ट पॉइंट 5 डिग्री जो है, एक जो एंगल दो तरफ में सृष्टि किया है। वो इंटरसेक्ट पॉइंट जो है, उस इंटरसेक्ट 2 बिंदु को हम कहते हैं, ऋषियों, मतलब प्राचीन ऋषियों ने कहा दे आर राहु केतु। बात ऐसा है, उस 2 पर्टिकुलर जो ऑर्बिट का जो इंटरसेक्ट जो पॉइंट है, उस पॉइंट में इतना एनर्जी इकट्ठा होता है। आप सभी जानते हो कि ऊपर आसमान में जो प्लैनेट्स है, सबका अपना अपना एक ग्रेविटी है। जैसे सन का अपना ग्रेविटी है, सबका अपना अपना ग्रेविटी है, और एक महाकर्षीय बल होता है, और वो सभी का अपना है, और सभी के कारण सबका जो बल सभी के ऊपर क्रिया करता है। जैसे सन है, सन के कारण सन सबको खींच के रख दिया, जितना भी ग्रह कभी नहीं जा पाएगा। धरती ने चंद्रमा को खींच के रख दिया अपने तरफ, धरती हमें भी अपने तरफ खींच के रख दिया, इसलिए हम गिरते नहीं है, हम धरती के ऊपर खड़े हैं। तो ये जो हर एक प्लैनेट्स हो, चाहे ऊपर जो भी हो, सबका अपना एक आकर्षण सबके ऊपर पड़ता है। और वो पर्टिकुलर जो पॉइंट है जहाँ पे
धरती और चंद्रमा का दो ऑर्बिट का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, इस दो पॉइंट में, दो बिंदु में वो पूरा ब्रह्मांड का चारों ओर का एनर्जी इकट्ठा होके वहां पे इतना ज्यादा एनर्जी इकट्ठा होता है जो जिसका जिसका एक एक प्रभाव सभी के ऊपर दिखाई देता है। उसी को राहु केतु कहता है हमारी। और उसका इतना ज्यादा एक एनर्जी वहां पे जो बिंदु में इतना चारों ओर का एनर्जी इकट्ठा होकर इतना ज्यादा प्रभाव, उसका इतना ज्यादा पावर होता है किसी प्लेनेट की पावर से ज्यादा, किसी एक ग्रह की जो ताकत उससे भी ज्यादा हो जाता है। उसीलिए राहु केतु को हम बड़े कहते हैं कि दे आर वेरी पावरफुल प्लैनेट्स। चलिए, तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु के बारे में कोई बात नहीं है, नॉट अ सिंगल वर्ड। दे बिलीव देयर इज नो प्लैनेट लाइक नेम राहु केतु। बट हम विश्वास करते हैं हमारे देश की ज्योतिष परंपरा में कि राहु केतु नाम का ग्रह है। और हमारी जो ग्रह शब्द है, वो ग्रह शब्द वो प्लेनेट से नहीं आया है जिसको हम कहते हैं ये सेलेस्टियल बॉडी। ग्रह शब्द का अर्थ है जो हम ग्रहण करते हैं, वही हमारी ग्रह। तो ये जो प्लेनेट आ गया, ये जो नवग्रह है, ठीक उसी तरह जो भाव शब्द है उसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कहता है हाउस, 12 हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। हम टर्म्स हाउस यूज करेंगे, बट उसका जो मीनिंग है समझ लीजिए, जो हाउस टर्म्स वो हमारी जो भावों से मिलेगा नहीं। भाव क्या है? भाव है हमारी द एक्सप्रेशन ऑफ आवर बीइंग। हम एक पर्टिकुलर स्टेट में किस अवस्था में है, जो दुनिया हमें देख रहे हैं, हमारी एक्सप्रेशन वही हमारी भाव है। एक कहावत है ना, मतलब बड़ा भाव खा रहा है, वो क्या है कि भाई हम कभी दुख में होता है, कभी कभी हम इन द स्टेट ऑफ मिजरी, तो हम कहते हैं दुख भाव। कभी कभी आनंदित होते हैं, हैप्पीनेस बोले सुख भाव। कभी कभी गुस्से में होता है, बड़ा गुस्से, भाई प्रकाश क्या है भाई, एंग्री मूड में है, तो वो क्रोध भाव। तो अलग अलग भाव होता है। तो ये जो बात है ये हमारे एक्सप्रेशन ऑफ आवर बीइंग। और बात क्या है, मैं कैसा हूं, दुनिया देख के कहेगा ये कैसा है, क्योंकि प्रकाश तो वो हमारी देख रहे हैं ना। मैं रो रहा हूं तो दुनिया सोचेगा अच्छा ये दुख है, दुखी है, ये दुख भाव है। तो ये जो एक्सप्रेशन ऑफ बीइंग, इसको हम भाव कहेंगे। अब हमारे ऋषियों ने कहा कि ये जो भाई खेल है ना, हम क्या करेंगे भाई, हम ना एक जीवित इंसान की ही एक्सप्रेशन देखेंगे, क्योंकि जो मर गया है उसका कोई एक्सप्रेशन नहीं है। बोला एक जन्म ले लिया जातक, जो फर्स्ट ब्रीथिंग लिया, पहला सांस लिया, और वो मरेगा जो लास्ट ब्रीथिंग, मतलब सांस छोड़ेगा और नहीं लेगा। इस बीच वाला जो समय है, पहला सांस लिया धरती में उसका जीवन चालू हुआ, और सांस एंड किया धरती में उसका जीवन खत्म हुआ। ये जो फर्स्ट ब्रीथिंग और लास्ट ब्रीथिंग के बीचों वाला जो ये समय है, इसको कहते हैं जीवन। और इस जीवन में हर एक इंसान के जीवन में, भाई इंसानी की बात ही होगी भाई, हम पशु पक्षी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान को ईश्वर ने जीवन दिया, बुद्धि दिया, फ्री विल दिया, सब कुछ दे दिया। तो इंसान के जीवन में हजारों लाखों प्रकार की घटना घटित होता है। हर एक अलग अलग इंसान की अलग अलग जीवन की कहानी है, बट कुछ चीज कॉमन है। जैसे दुख सबको ही होता है, सुख सबको ही होता है, सबका एक्सप्रेशन अलग अलग हो, बट सुख का एक्सप्रेशन सुख, दुख का एक्सप्रेशन दुख है। तो कोई रोता है चिल्ला चिल्ला के, कोई रोता है वीपिंग धीरे धीरे, कोई रोता नहीं है, अंदर ही अंदर रोता है। किसी का रो बाहर में ज्यादा दिखाई देता है, बट रोता है। तो बात ऐसा है कि अलग अलग इंसान की जीवन की कहानी अलग अलग है, और इस अलग अलग कहानी या अलग अलग घटनाओं को प्राचीन ऋषियों ने कैटेगराइज्ड कर लिया। बोला भाई करोड़ों घटना के पीछे हम कैसे पढ़ेंगे। बोला एक प्रकार का एक डिफाइन कर दो, ये एक घटना है एक प्रकार का, और इस घटना में जड़ित और भी हजारों प्रकार का ऐसा घटना घटित होता है, उसको एक एक भाव कह दिया। जैसे मैं कहता हूँ जो पहला भाव है, प्रथम भाव मतलब मैं खुद हूँ, आई। तो मैं कैसा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं नाटा हूँ, मेरे सर पे बाल है, मेरे सर पे बाल नहीं है, किसी के बाल काला है, किसी का बाल सफेद है, किसी का 2 आंख है, किसी का नाक लंबा है। ऐसे कई प्रकार का इंसानों का अलग अलग दिखने में होता है। ये सब प्रथम भाव का बात है।
कोई धीरे धीरे बोलता है, कोई बड़ा जल्दी जल्दी बोलता है, कोई बड़ा जोर जोर चिल्लाता है, कोई बड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोलता है, कोई हमेशा गुस्से में रहता है, कोई हमेशा हंसमुख होता है, कोई कई लोग ऐसा बहुत प्रकार का इंसान है और बहुत प्रकार का एक्सप्रेशन है। वो हर एक इंसान का अपना पहला भाव ही उसके बारे में बताएगा, उसका पर्सनालिटी, उसका क्वालिटी, उसका जीवन की क्वालिटी, जो जो कुछ है, ये पहला भाव है। अब इसमें हजारों चीज आ सकता है एक इंसान के एक्सप्रेशन में। किसी का एक नाक है, एक आंख है, किसी का कान नहीं है, बड़ा है, किसी का बोलने की ताकत नहीं है, वो उसकी ही प्रकाश है। कुछ किसी का है, किसी का नहीं है, ऐसी हजारों प्रकार की घटना, वो सब पहला भाव का है। तो ऐसे ही करके 12 भाव की बात कहा। और दिस आर द टूल्स। इन टूल्स के बारे में, अर्थात इन सिग्निफिकेशन के बारे में हमारी नॉलेज जितना गहरा होगा, हम उतना अच्छा एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो बेसिक और एडवांस कुछ नहीं है भाई, रूल तो रूल है। जो मेरा एक पहले समय का, बहुत मान लीजिए 2002-3 साल, उस समय जब मैं मतलब शुरू का पढ़ाई करता था, कि भाई शौक था ज्योतिष पढ़ने का, तो एक इंसान के पास मैं जाता था, ही वॉज ए ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। तो मान सकता हूँ कि मेरा पहला उन्हीं से हुआ। तो मैं देखता था वो हर महीने 2 महीना छोड़ के नया किताब मतलब लाते थे, और नया किताब लाके वो दिन भर पढ़ते थे। इट वॉज उनकी हॉबी था। तो भाई बहुत पढ़ते थे। मैंने बोला भाई एक ही चीज आप बारी क्यों पढ़ रहे हो? बोला नहीं, एक ही चीज नहीं पढ़ रहा हूँ, हर एक अलग अलग किताब में बहुत कुछ नया मिलता है। ज्योतिष की ग्रंथ में आपको हर ग्रंथ में कॉमन चीज बहुत मिलेगा, 90% कॉमन चीज मिल जाएगा, 80% कॉमन चीज मिल जाएगा, बट जो अनकॉमन 20% ही हमें जरूरी है। देखो ये एक दिवस का विद्या नहीं है, ये जन्म जन्म का विद्या है। और ज्योतिष बहुत प्राचीन काल से, हजारों साल प्राचीन है। अलग अलग ऋषियों का ऑब्जर्वेशन अलग अलग है। मैं आप लोगों को कहता हूँ, सुन लीजिए। मान लीजिए आज से 7-8 हजार साल पहले, आज के दिन में भाई तो इंटरनेट वो सब आ गया। उस समय तो भाई पूरा भारत भूमि चारों ओर सिर्फ जंगल ही जंगल था। बीच बीच में एक किंगडम, एक अलग अलग स्टेट हुआ करता था, वहाँ पे एक राजा हुआ करता था, वहाँ पे प्रजा हुआ करते थे, और वहाँ पे जंगल ही जंगल। और उस जंगल में ऋषियों ने जाके, जो वन के अंदर ऋषियों ने अपना आश्रम खोल लेते थे, और उस आश्रम में वो साधन भजन करते थे, और वहाँ पे अपना जो डिसिप्लिन छात्र लोग, वो आके वहाँ पे पढ़ाई करते थे। यही था उस समय का विद्या। अब एक आश्रम से दूसरा राज्य के जो आश्रम का जो डिफरेंस हजारों मील, और वहाँ उस समय आने जाने का कोई मतलब ऐसा कोई वो थे नहीं था कि भाई फट से चला जाएगा। एक जगह से दूसरी जगह जाने में साल लग जाता था पैदल। तो उस समय अलग अलग आश्रम में अलग अलग ऋषियों का अलग अलग रिसर्च हुआ करता था, सबका रिसर्च। और उस समय सब कुछ प्रैक्टिकल होता था भाई, ऐसा नहीं थ्योरी। अब ज्योतिष क्या है? मैंने क्या कहा? ज्योतिषं वेदानं चक्षु। वेद क्या है? हमारी प्राचीन भारत भूमि में जितना भी नॉलेज, जितना भी ज्ञान इकट्ठा हुआ करता था, अर्थात ज्ञानों की अध्ययन हुआ करता था और उसमें ज्ञान बढ़ता था, तो उन सबको कहता था वेद। वेद मतलब ज्ञान। अब इस वेद का 4 पार्ट, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, हर एक अलग अलग पार्ट का 6 अंग हुआ करता था, या हुआ करता है। हर एक वेद का 6 लिम्स ऑफ वेदास। जैसे हमारा शरीर का अलग अलग अंग होता है ना, आंख, नाक, कान होता है, तो 6 जो अंग है उसमें से एक अंग है आंख। और वो कहता है ज्योतिषान वेदानांग चक्षु। ज्योतिषांग वेदानांग चक्षु मतलब जो वेद है 6 लिम्स ऑफ वेदास, उसमें वन ऑफ द लिम्स इज ज्योतिष, जिसको आंखों के साथ तुलना किया गया। तो कितना जरूरी सब्जेक्ट था वेद में, ज्योतिष का कितना मतलब योगदान है, अब आप समझ सकते हो। जैसे ज्योतिष का चर्चा हर ऋषियों करते थे, उनका अपना डिसिप्लिन को लेके, और वो अपनी रिसर्च को हजारों, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, ऐसे पीढ़ी से पीढ़ी, सदियों से सदियों तक वो रिसर्च चला, और वो रिसर्च धीरे धीरे क्या हुआ,
और भी ज्यादा मतलब गहराई पे गया और अच्छा हुआ। फर्स्ट महर्षि पराशर क्या किया, पूरा भारत भूमि का अलग अलग स्टेट का अलग अलग ऋषियों के आश्रम में जाके जितना मतलब वो हमारा क्लासिक कहता है वहां पे हर चीज का अध्ययन किया। हर एक ऋषियों के पास वहां पे जो नॉलेज था उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, अध्ययन किया और फर्स्ट सभी अलग अलग नॉलेज को उन्होंने मिल किया। अब देखिए वैदिक ज्योतिष में जो दशा सिस्टम है 100 से भी ज्यादा प्रकार का दशा सिस्टम था। हम तो आज के दिन में से भीमशोत्तरी दशा पद्धति यूज करते हैं। ज्योतिष में जो वैदिक प्रैक्टिस करता है लाखों योगास्था योग, आज के दिन में कुछ हजारों योग जिंदा है हमारे पास और मैक्सिमम लोग 20-25 तो मेन योगास के ऊपर हम काम करते हैं। पहले महर्षि पराशर ने इन सभी चीजों को इकट्ठा किया था। मैंने क्या कहा, ज्योतिष का कितना कितना अलग, कोई कहता है चंद्रकला नाड़ी, कोई कहता है विष्णु भाव नाड़ी, कोई कहता है समुद्र नाड़ी, कोई कहता है नक्षत्र नाड़ी, कोई कहता है पराशरी, जयमिनी, लाल किताब और क्या क्या है, हजारों हजारों प्रकार का सिस्टम। क्यों? अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग तरीका से ऑब्जर्व किया और वो अलग अलग ऑब्जर्वेशन सब सही है। वही जंगल में पेड़ गिरा और नदी में बाढ़ आया, यही लॉजिक के ऊपर खड़ा है। अब आज से 100 साल पहले चेन्नई बेस्ड एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, उन्होंने क्या किया, जो नक्षत्र नाड़ी है, नक्षत्र ज्योतिष है, उन नक्षत्र नाड़ी के हिसाब से एक प्रेडिक्शन करने का प्रयास किया। ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में हजारों रूल्स हैं, इतना चीज इकट्ठा हुआ, हजारों साल इसके ऊपर प्रैक्टिस हुआ। हाँ, बीच में बहुत सारा चीज हमारा विनष्ट हो गया, जो भाई ये लोग विदेशी लोग आके बर्बाद कर दिया। बहुत ज्ञान हमारे पास है नहीं हमारा पूर्वजों का, फिर भी इतना ज्यादा है कि आप अगर प्रैक्टिस करने के प्रयास करोगे तो आप अगर रूल लगाने की प्रयास करोगे, इतना ज्यादा रूल है। तो उन्होंने क्या किया, हर रूल पे नहीं गया। उन्होंने क्या किया, वैदिक ज्योतिष का कुछ स्पेसिफिक रूल को पिक कर लिया, कुछ स्पेसिफिक रूल को पिक कर लिया कि दिस आर द गुड रूल्स, और उन्होंने उन्हीं रूल्स का अप्लाई करके प्रेडिक्शन का एक तरीका अपनाया। आगे जाके वो मॉडिफाई हुआ। कृष्णमूर्ति जी ने उसमें सबसे ज्यादा अपना योगदान रखा, उस रिसर्च में सबसे ज्यादा उन्होंने अपना डिवोशन लगाया और उन्होंने ही उन रिसर्च को जग संसार, मतलब जो रिसर्च किया उन्होंने वो सबको क्या किया, सबके सामने रिवील कर दिया, दे दिया कि भाई ये है रिसर्च, ऐसे ऐसे करते हैं। बहुत रिसर्च है, बहुत प्रकार का। बहुत रिसर्च जो है एक फैमिली के अंदर ही है, मतलब वो बाहर नहीं जाता है। जैसे आप लोग अगर जानेंगे कि ये जो ट्रेडमार्क होता है ना, ट्रेडमार्क, जो जैसे ट्रेडमार्क मतलब जो लोगो बनता है, जैसे अब एप्पल का क्या है, एक थोड़ा सा खाया हुआ शेप, जैसे जियो है, जैसे गूगल है, जैसे अलग अलग एडिडास है, जैसे रीबॉक है, सबका एक अलग अलग उनका इमेज से या उसका अपना अपना लोगो है। और बड़े बड़े सब जो कंपनीज आती है, ये जो लोगो है, ये लोगो डिजाइन करता है इटालियन एक फैमिली, और 600-700-800 साल पुराने समय से वो उनका अपना ये पारिवारिक जो है फैमिली का जो है ट्रेडिशन है, और वो फैमिली ही बनाता है, पूरा दुनिया के लिए बनाता है, और बाहर में किसी को उन्होंने दिया नहीं। थोड़ा सा चोरी छुपे ऐसे जो है बाहर आ गया, बट वो लोग ही इसमें माहिर है। वो जियो हो और आपका जो है जो भी है, सब उनके पास, उन लोगों के पास ही जाता है उन लोगों बनाने के लिए, और दे आर वेरी मतलब एक्सपर्ट है। तो बात यह है कि कुछ चीज तो लोग किसी को देता नहीं है, बट कृष्णमूर्ति जी ने जो रिसर्च किया सबको दे दिया कि भाई आप भी इसको आगे बढ़ाओ। उसके बाद और आगे बढ़ा, बट यही चल रहा। तो मैं क्या कहूंगा, केपी एस्ट्रोलॉजी एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष का ही एक पार्ट है, बट हम देखने के लिए बहुत सिंपल और स्पेसिफिक रूल का यूज करेंगे।
हम हजारों लाखों चीज के ऊपर नहीं जाएंगे। और यही सिंपल और स्पेसिफिक रूल मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा और उसका अप्लाई करवाऊंगा अपने अपने चार्ट पे, अपने अपने दोस्त के परिवार वालों के चार्ट के ऊपर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। मैं आप लोगों को एक चीज कह देता हूँ, आप लोग अपना अपना जो जिनके बारे में आपको पता है जीवन के कहानी, आप जिनकी जीवन की कहानी जानते हो अपने लोग, उनका आप डिटेल्स जुगाड़ करके रखिएगा, ताकि उसकी कुंडली बना के आप जब देखोगे जो आपको दिखाई दे रहा है उसके जीवन में वास्तव में वो घटित हुआ है, ये आप देख लोगे, मैच कर लोगे। अगर आप जो देख रहे हो आपकी नॉलेज के अनुसार, आपके ज्ञान के अनुसार, आपकी विद्या के अनुसार, वो अगर वास्तव में आपको दिखाई दिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। मैं इसी तरीका अप्लाई करूंगा। देखो ये जो 12 राशि है, भाव है, ग्रह है, इनके बारे में हमारा चर्चा होगा, बेसिक चीज है, और आप लोग इसके बारे में दिन ब दिन पढ़ता जाइएगा, जुगाड़ करते जाइएगा और अपना नॉलेज बढ़ाते जाइएगा। मैं नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट, साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट, देखो हमारे देश में ना कुंडली बनाने का बहुत प्रकार का प्रक्रिया है। उत्तर भारत का एक कुंडली अलग प्रकार का होता है, दक्षिण भारत का कुंडली एक अलग प्रकार का होता है, जो पूर्व भारत का कुंडली, जो ईस्टर्न इंडिया, एक अलग प्रकार का होता है। मैं आप लोगों को नॉर्थर्न और साउदर्न दोनों प्रकार का कुंडली बनाने दिखा दूंगा, और दोनों को हम कैसे पढ़ते हैं मैं आप लोगों को समझा दूंगा। मैं केपी स्टार वन और ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर से आप लोगों को समझाऊंगा। और चीज जो है भाई, केपी का जो सिस्टम में जो सबलॉट थ्योरी होता है, मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाऊंगा। मैं आज ना एक नॉर्थ इंडियन चार्ट, एक जो चार्ट है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना प्रीतम? यस सर। देखिए ये ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी। किसी का भी चार्ट मैं ओपन करता हूँ, किसी का भी चार्ट, ये आ गया। ये ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में आप वैदिक भी, केपी भी सभी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे मैंने केपी लगा दिया। देखो ये राशि चार्ट है, ये भाव चार्ट है, आप देख रहे हो ऐसे एक ये कुंडली है, ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल कुंडली है, ठीक है। बड़ा कर देता हूँ, चलिए। अब देखिए ये ऐसे एक बॉक्स है, ठीक है जी। अब देखिए इसमें ना 12 बॉक्स है, आप देख रहे हो 12 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 बॉक्स है। मैंने क्या कहा, ज्योतिष में हमारा टूल्स क्या है, 12 राशि 12 भाव। तो ये जो है ना 12 भाव है, दिस आर 12 हाउसेस, ये इसके अंदर राशि है। तो मैं क्या कहा, हम ज्योतिष में कनेक्शन और रिलेशन ढूंढेंगे। तो हमारा जो टूल्स है ना, ये राशि और भाव, ये ग्रह, इनके अंदर क्या कनेक्शन है, इनमें क्या रिलेशन है, हम ढूंढता जाएंगे। तो ग्रह के अंदर ये जो है, हम टूल्स जो है इसके कनेक्शन और रिलेशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। इसको हम कैसे पढ़ते हैं ये भी हम देखेंगे। मैं थोड़ा आप लोगों को नॉर्थ इंडियन चार्ट के बारे में बता दूं। देखिए ये जो नॉर्थ इंडियन चार्ट है, आप लोग याद रखिएगा, इसमें ये 12 भाव होता है। क्या हम पहले क्या कहेंगे, 12 भाव। और ये जो मेरे कर्सर जहां पे है, ये इसको कहता है ऊपर वाला, ये पहला भाव है, फर्स्ट हाउस, इसको कहता है पहला भाव। नॉर्थ इंडियन चार्ट को एंटी क्लॉकवाइज पढ़ा जाता है। ये अगर पहला भाव है तो हमारा कितना भाव है, 12 भाव। ये पहला भाव है तो एंटी क्लॉकवाइज, ये है दूसरा भाव, ये है तीसरा भाव, ये है चौथा भाव, पंचम भाव, छठा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव। हम इसको फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, 12 हाउस कह सकते हैं। तो ये हुआ हमारी भाव। आप लोग थोड़ा याद रखिएगा कि ये 12 भाव ऐसे हम देखते हैं। अच्छा, तो हमारा कितना राशि है, 12 राशि। तो ये अगर पहला भाव है, ये अगर दूसरा भाव है,
दुनिया में किसी का भी आप कुंडली बनाओ, अगर नॉर्थ इंडियन चार्ट आप देख रहे हो तो ये भाव फिक्स है। सबका पहला भाव ये है, सबका दूसरा भाव ये है, सबका तीसरा भाव ये है, सबका दशम भाव ये है, एकादश भाव, द्वादश भाव ये है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो भाव फिक्स है और भाव ऐसे ही अलाइन होके रहता है। ये पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव। अब इसके बाद भीतर देखो नंबर लिखा है, यहाँ पे देखो 7 लिखा है, 7, यहाँ पे देखो 8 लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा है, 11 लिखा है। ये क्या है? ये राशियों का नंबर। अगर राशियों का नंबर है, मैं थोड़ा आप लोगों को राशि के बारे में थोड़ा बताऊं एक चीज। देखो ऐसा कोई खास चीज नहीं है, फिर भी आप लोग याद रखिए। देखिए हमारा ना 12 राशि है, देयर आर 12 साइन और राशि से एस्ट्रोलॉजी। उसका नाम क्या है? एक नंबर है मेष राशि। ये ना राशि का नंबर याद रखिएगा आप लोग। 1 नंबर मेष राशि, 2 नंबर वृषभ राशि, 3 नंबर मिथुन राशि, 4 नंबर कर्क राशि, इसको इंग्लिश में कैंसर कहता है, कर्क या कैंसर। 6 नंबर सिंहा, 5 नंबर सिंहा, 6 नंबर कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन। अर्थात 11 नंबर राशि कुंभ राशि, ये आपको याद रखना है। 7 नंबर राशि तुला राशि, ये आपको याद रखना, तुला या लिब्रा। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये जो चार्ट मैं दिखाया आप लोगों को, इस चार्ट के अंदर देखो पहले भाव के अंदर जो राशि नंबर लिखा, दिस इज नंबर 7। नंबर 7 मतलब 7 नंबर राशि अर्थात तुला राशि। नंबर 8 मतलब वृश्चिक, 8 नंबर राशि। देखिए यहाँ पे 4, जैसे दशम भाव के अंदर 4 नंबर राशि लिखा है, तो दशम भाव के अंदर 4 नंबर राशि लिखा है, तो यह है कर्क राशि। बात यह है, हम ज्योतिष में शुरू से अंत तक योग और संबंध, कनेक्शन और रिलेशन देखेंगे। तो भाई एक तो चीज क्लियर हो गया, 12 राशि के 12 भाव के साथ 12 राशि का कनेक्शन हम देख लिया। इस चार्ट में पहला भाव के साथ 7 नंबर राशि अर्थात तुला राशि का कनेक्शन है, दूसरा भाव के साथ 8 नंबर अर्थात वृश्चिक राशि का कनेक्शन है। चलो मैं और एक चार्ट दिखाता हूं। किसी का भी एक चार्ट ओपन करता हूं। देखो और एक दूसरा चार्ट आ गया। इस चार्ट में देखिए पहला भाव में 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर राशि कौन है? मेष राशि। अर्थात इस चार्ट में पहला भाव के साथ मेष राशि का संयोग हो रहा है, दूसरा भाव के साथ वृषभ राशि। क्योंकि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचम 12 भाव है, तो राशि का भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अगर ये 1 नंबर राशि है तो उसके बाद 2 नंबर राशि, 3 नंबर राशि, 4 नंबर राशि, तो मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, ऐसे करते करते जाएगा। और एक चार्ट दिखाता हूँ, किसी दूसरे का चार्ट दिखाता हूँ। देखो इस चार्ट में पहला भाव में कौन सा नंबर? 12 नंबर राशि लिखा है, अर्थात मीन राशि। अर्थात पहला भाव के साथ मीन राशि का कनेक्शन हुआ, दूसरा भाव के साथ मीन के बाद मेष ही आएगा ना, 1 से लेके 12 तक खत्म होने के बाद फिर 1 से चालू होगा, मीन के बाद मेष राशि, वृषभ राशि, ऐसे 12 भाव के साथ 12 राशि का कनेक्शन है। अर्थात नॉर्थ इंडियन चार्ट में भावों के अंदर राशि का नंबर लिखा होता है। आप लोगों को उस नंबर से आपको याद रखना है। मैं पीडीएफ में सेट कर दूंगा कि कौन सा राशि का क्या नंबर है। ये जैसे मैंने नॉर्थ इंडियन चार्ट बताया, मैं साउथ इंडियन चार्ट भी बताऊंगा और इसको पढ़ना कैसे मैं समझाऊंगा। जैसे कि देखिए कि ज्योतिष में नवग्रह होता है, इसका नाम जैसे 1 नंबर सन है, मून है, मार्स है, मर्क्यूरी है, जुपिटर है, वेनस है, सैटर्न है, राहु है, केतु है। ये आप याद रखिएगा। 12 राशि उसका इंग्लिश टर्म से लिख दिया। उसके साथ हमारा नक्षत्र होता है 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र का ये नाम है। और नक्षत्र का जो लॉर्ड है, ये लॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट भी मैं समझाऊंगा, वो भी यहाँ पे लिखा है, ये भी आप रखिएगा, देख के रखिएगा। और 12 भाव जो है, पहला भाव, दूसरा भाव, 12 भाव तक है। लेकिन मैंने आप लोगों को जो भावों का टर्म समझाया कि इसको हम, हाँ आज के दिन में हम फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस कहते हैं,
बट जो भाव का जो मतलब है वो हाउस से कहीं गहरा है। ये मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है जी, मैं पीडीएफ ये सेंड कर दूंगा। तो ये गया, क्या गया, ये 12 भावों की बात गया, ठीक है जी। अब ये 2 पीडीएफ मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, मान लीजिए कि आप लोग देखिएगा। अच्छा, और एक पीडीएफ नंबर 2 जो दिखाता हूँ। जैसे कि भाई 12 राशि है ना, अब मैं फिर कहता हूँ, हम योग और संबंध अर्थात कनेक्शन और रिलेशन करेंगे तो 12 जो राशि होता है, हमारी जो 12 राशि मैंने अभी जो कहा, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 12 राशि को हम कहते हैं 12 जमीन, 12 प्रकार की जमीन। जैसे ना हमारी इंडिया है एक देश है, पाकिस्तान एक देश है, चाइना एक देश है, तो इसी तरह हर एक अलग अलग देश है और हर एक देश का अलग अलग राजा है। जैसे अभी इंडिया का राजा मोदी है, हाँ आज प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, चाइना का क्या है, जिनपिंग है, बांग्लादेश का क्या है, क्या उमूर क्या है, पाकिस्तान का कुछ है, जो अलग अलग जगह का अलग अलग जो है जो वहाँ का। तो ठीक इसी तरह ही जब 12 राशि तो 12 अलग प्रकार जो जगह है, इन राशि का भी एक मालिक तय हुआ है, और मालिक कौन है, ग्रह, उसको हम लॉर्ड कहते हैं। इसमें बात कहते हैं, जो लॉर्डशिप है ना, इस लॉर्डशिप में हमारी जो नवग्रह है, इन नवग्रह में राहु केतु को कोई भी राशि का लॉर्डशिप नहीं दिया गया, अर्थात उन लोगों के नाम पे कोई जगह नहीं है। जैसे हमारे अपने अपने नाम पे जगह होता है ना, जो राहु केतु के नाम पे कोई जगह नहीं है। जैसे मेष राशि, उसका लॉर्ड है मंगल। जैसे वृश्चिक राशि, उसका लॉर्ड है मंगल, अर्थात मेष और वृश्चिक इन दोनों राशि का मंगल लॉर्ड है मंगल। जैसे वृषभ राशि का लॉर्ड है शुक्र। जैसे तुला राशि का शुक्र, अर्थात वृषभ और तुला का शुक्र है। जैसे मिथुन राशि का और कन्या राशि का लॉर्ड है बुध, मिथुन का या जेमिनाई का लॉर्ड मर्क्यूरी, कन्या का लॉर्ड है मर्क्यूरी। कर्क का चंद्रमा, सिंह का सन। कर्क और सिंह दोनों राशि का चंद्रमा, और अर्थात चंद्रमा और सूर्य का एक एक राशि मिला है। जैसे देखिए धनु और मीन इन दोनों राशि का मालिक है बृहस्पति, जुपिटर। मकर और कुंभ इन दोनों जो है राशि का मालिक है शनि। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आप में से जिनका नॉलेज है, आप जानते हो, और जो लोग एकदम फ्रेश हो, आप थोड़ा इसको याद रखिएगा कि कौन सा राशि का कौन मालिक है। इसके साथ साथ मैंने ये देखो, ये आपको एक दिन में पढ़ना नहीं है, धीरे धीरे आप लोग इसका ज्ञान अर्जन करोगे। मैं पीडीएफ सेंड कर दोगे। प्लेनेट, उसका ओनरशिप, मूत्रकन, एक्सल्टेड, डेबिलेटेड। जैसे ओनरशिप का बात अभी मैंने कहा, क्या, जैसे सन का जो है, सन कहाँ का ओनर है, लियो का। मून कैंसर का। मार्स एरीज स्कॉर्पियो का ओनर है। मर्क्यूरी जेमिनी वर्गो का। जुपिटर सजिटेरियस स्पाइसिस। वेनस टॉरस लिब्रा। सैटर्न एक्वेरियस कैप्रिकॉर्न। मूल त्रिकोण, एक्सल्टेड, डेबिलेटेड मैं बताऊंगा, लेकिन आगे बताऊंगा। थोड़ा आप लोग इसको देखिएगा, याद रखना है। जैसे ग्रह में फ्रेंड, एनिमी, मैंने कुछ पल पहले कहा था आप लोगों को, ऊपर आसमान में जो नवग्रह है वो तो सौर परिवार का पार्ट है, सन को सराउंड करके बाकी ग्रह घूम रहा है, और उन ऊपर आसमान की सौर परिवार के साथ हमारे अपने परिवार के लोगों के हमने वो एट्रीब्यूट्स लगा दिया। जैसे सन को कहा फादर, मून को मदर, जुपिटर हमारी गुरु, वेनस हमारी पत्नी होता है, मार्स हमारा ब्रदर होता है, मर्क्यूरी हमारा सन चाइल्ड होता है, राहु हमारी दादाजी, केतु हमारी जो मतलब माँ की जो पिताजी है, शनि जो हमारी घर की वृद्ध या सर्वेंट है। ऐसे ऐसे होता है। तो देखिए, हर परिवार के घर घर की जो कहानी है, उस घर घर की कहानी में देखिएगा, कई घर में माता और पिता में बड़ा ही लड़ाई झगड़ा है। कई घर में देखिएगा पिता के साथ संतान की लड़ाई झगड़ा हो रहा है। कहीं पे पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। कहीं पे भाई कन्या के साथ माता की लड़ाई हो रहा है, और कहीं पे पति पत्नी में बड़ा प्रेम भाव है, संतान और पिता में, पिता पुत्र में बड़ा ही प्रेम भाव है। तो कहीं पे दोस्ती, कहीं पे दुश्मनी, संपर्क अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की संपर्क है। अलग अलग परिवार में लोगों के अंदर रिलेशन अलग अलग है। तो ऊपर आसमान में जो 9 ग्रह है ना, इस 9 ग्रह के अंदर भी अपना एक संपर्क और संबंध है, जिसको हम दोस्ती या दुश्मनी में समझते हैं।
और ये आज का नहीं, एकदम शुरू से ये संपर्क बनाया हुआ है। इसमें से मैं एक चीज आप लोगों को सिंपल कह देता हूँ। जो 9 ग्रह है, केतु, शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, इस 9 ग्रह में प्राचीन ऋषियों ने 2 प्रकार में बांटा था। बोला एक देव ग्रह, एक राक्षस ग्रह। देव ग्रह कौन है? बोला सन, मून, मार्स एंड जुपिटर, दे आर देव प्लैनेट्स। और वेनस, सैटर्न, राहु, केतु, दे आर राक्षस प्लैनेट्स। बीच में जो मर्क्यूरी है वो कभी कभी इधर होता है तो इधर, कभी उधर होता है तो उधर। तो ये, और देवता और राक्षस में शत्रुता है, तो इस ग्रुप के साथ उस ग्रुप का थोड़ा शत्रुता है, ये याद रखिएगा। मार्स जुपिटर सन मून, दे आर फ्रेंड, मतलब उसमें दोस्ती वाला संबंध है। तो ये आप लोग, ये कॉमन बात है, इसको समझ, फिर आप इस जो चार्ट है इसको आप समझ के रखिएगा। ये वैदिक ज्योतिष का पार्ट्स है। केपी में सब कुछ लगेगा ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको थोड़ा याद रखिएगा, और थोड़ा याद रखने की दरकार है। मैं 2 पीडीएफ आज भेज देता हूँ, और धीरे धीरे आगे का पीडीएफ मैं देता जाऊंगा। राशि के एट्रीब्यूट्स, भाव का एट्रीब्यूट्स समझाऊंगा और अलग देता जाऊंगा। ठीक है जी। अब बताइए, आप में से अगर किसी का मन में कोई प्रश्न है। आज क्लास और ज्यादा लिंकर नहीं करूंगा, पहला दिन है। आप में से किसी का अगर मन में कोई प्रश्न है तो मैं उत्तर दे सकता हूँ। बताइए जी। सर मुझे क्वेश्चन पूछना है। जैसे वैदिक वगैरह में हमारा एक्यूरेट बर्थ डिटेल होता है, तो इसमें भी हमें एक्यूरेट बर्थ डिटेल चाहिए। एक्यूरेट बर्थ डिटेल्स। देखो, हाँ जी, जैसे मान लो कोई हमें ये कहता है कि हमारा बर्थ में 3:30 बजे के बीच में हुआ है। जो बर्थ डिटेल्स है, कुंडली बनाने के लिए किसी भी एक इंसान की जन्म की दिवस, जन्म की समय और जन्म की जो जगह, ये एक्यूरेट होना चाहिए, तब उसका एक्यूरेट कुंडली बनता है। क्योंकि कुंडली बनने के लिए ये जरूरी चीज है। अगर किसी का कुंडली का डिटेल्स कुछ नहीं है, उसके लिए होराडी एस्ट्रोलॉजी है, जिसको हम मुहूर्त ज्योतिष कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर हुआ अंजू जी? तो भाई जिसका भाई डिटेल्स दरकार है कुंडली बनाने के लिए, दिस इज द मेन थिंग्स। और कोई प्रश्न है? शंकर जी, तन्मय जी, प्रीतम जी, एनी क्वेरी? हेलो? हाँ जी सर। नहीं। ठीक है जी। देखिए, हमारी ये मंडे और थर्सडे 2 डे क्लास होगा, और कोई क्लास 2 घंटा भी होगा, लेकिन कोई क्लास 1 घंटा 1.5 घंटा होगा। आज पहला क्लास इंट्रोडक्शन था, मैं इतना बोला। फिर नेक्स्ट डे मैं राशि भाव सब धीरे बताते जाऊंगा। फिर हम नॉर्थ इंडियन चार्ट, साउथ इंडियन चार्ट कैसे देखते हैं, फिर हाउस डिविजन होगा, प्रेसिडेंस हाउस डिविजन सिस्टम होगा, फिर सबलॉट रूल होगा, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोग हर रोज क्लास में रहिएगा। ठीक है जी। शंकर जी, एनी क्वेरी? नहीं है सर, अच्छा पढ़ा रहे सर। तो ज्यादा होता है सर नेक्स्ट? नहीं, हाई लेवल होता है, हाई लेवल। मंडे एंड थर्सडे। हाँ, धीरे हाई लेवल होगा। पिन पॉइंट टाइमिंग सिखाऊंगा। कोई आपको पूछे मेरा शादी होगा, आप बोलोगे हाँ होगा। तो दूसरा अगर बात पूछे कब होगा, आप उसका एग्जैक्ट डेट भी प्रेडिक्ट कर बता पाओगे, ये रूल मैं सिखा दूंगा। चलो, आपका 2028 साल का मार्च महीने का इस दिन शादी होगा, आप बता दोगे और वही मिलेगा। लेकिन साधन की विषय है, अध्ययन करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। मैं तो नियम सिखा दूंगा और अप्लाई करना सिखा दूंगा। ठीक है जी। धन्यवाद। थैंक यू सर। वेलकम। चलिए, आज यहीं पे समाप्त करते हैं। सबको शुभ रात्रि। ओके सर, थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।